नाज़रीन, आज बात करेंगे कुछ आर्ट के हवाले से। आर्ट क्या है, उसका हमारी ज़िंदगियों में क्या किरदार है और हमें उसके बारे में जानना कितना ज़रूरी है। इस सब पे बात करने के लिए ख़ास तौर पर आज प्रोग्राम में हमने जिन शख्सियत को इनवाइट किया है, वो उनका नाम जहाँ जहाँ ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात होगी वहाँ सरे फहरिस्त होगा। आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है DGPNCA डॉक्टर फौजिया सईद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आपका रमज़ान मुबारक कैसा गुजर रहा है? बहुत शुक्रिया। बस मेरा तो काम ही होता है, चाहे रमज़ान हो या ना हो, संडे हो या मंडे हो। अच्छा। लेकिन यह है कि काम में बिजी रहती हूँ। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, उस हवाले से फिर घर पे बैठ के काम कर रही हैं, किस तरह से सारा मैनेज कर रही हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोगों का ज़्यादा स्टाफ जो है वो कुछ आते हैं, हम लोग जाते हैं ऑफिस भी, लेकिन ज़्यादातर घर से काम हो रहा है। तो मैं समझती हूँ बहुत सारे वो अहम काम थे जो दिन की रूटीन में चटनी हो जाते थे, वो अब हमें ज़्यादा मौका मिल रहा है जो बड़े काम करने का। अच्छा। और एक दूसरे से व्हाट्सएप जिंदाबाद नेट के ऊपर आजकल जूम मीटिंग्स चलती हैं। तो जो समझ लो मेरे जैसे जो थे ना, ज़रा पिछली जनरेशन के जो टेक्नोलॉजी के किनारे किनारे रहते थे, आज सब छलांग मार के वो सब सीख रहे हैं। अब सब कुछ पता चल गया, किस तरह से मीटिंग अरेंज करनी है, किस तरह से काम करना है। अब सारे हेजिटेशन दूर हो रही है। तो मुश्किल नहीं हो रही इस तरह से ऑनलाइन काम करने में? जिस तरह से आप ऑफिसेज वगैरह में जाके काम करती थी, वो ज़्यादा आसान था, या अभी जिस तरह से आप घर नहीं, जाहिर है वो तो फेस टू फेस तो हम लोगों को तो आदत है उसकी, लेकिन यह है कि सर्कमस्टांसेस चेंज होती हैं तो उसमें बंदे को चैलेंजेस लेने पड़ते हैं। हाँ, और मैंने ये नोटिस किया है कि जो काम करने वाले होते हैं ना, वो किसी भी सिचुएशन में काम करते हैं। सही। और जो लोग, जिनको मैं कहती हूँ ना, जो वेलियाँ खाते हैं, वो दफ्तर रोज़ लगे भी ना 8 घंटे तो तब भी वो फारिग ही रहते हैं। और जो आजकल के दिन है, मैं हंसती हूँ, मैं कहती हूँ आप लोग कोरोना हॉलीडेज़ पे हैं। तो आसान लग रहा है, घर पे फैमिली को भी टाइम मिल जाता होगा। ये तो वैसे एक तरह से मैं कहूँ कि डबल फ़ायदा है, काम का काम है और घर में भी टाइम है। और मेरे तो पेरेंट्स ज़रा बुज़ुर्ग हैं, तो माय फादर इज़ 94, माय मदर माशाल्लाह इज़ इन हर 80s। तो उनको हम इतना बचा के रखते हैं क्योंकि वो वल्नरेबिलिटी ज़रूरी है। हाँ, तो इस वजह से मैं तो बहुत ही केयरफुल हूँ। अच्छा। पूरी हमारी रूटीन होती है बाहर निकलने की भी, एंटर करने की भी। असल में बुज़ुर्ग हों या कुछ छोटे बच्चे हों तो मेरे ख्याल है ज़्यादा इंसान केयरफुल होता है फिर। अच्छा, चूँकि आप आर्ट से जुड़ी हैं और इन तमाम सी चीज़ों से, तो आप बताएं हमें, सबसे पहले तो ये बताएं कि आर्ट है क्या? है, ये तो ज़िंदगी का जवाज़ है, ज़िंदगी के जीने का मकसद है। बहुत से लोग हैं जो, एक होती है आपकी लाइवलीहुड होती है, वो ठीक है, आपको बच्चों के लिए भी कमाना होता है, अपने लिए भी कमाना होता है, वो ज़िंदा रहने के लिए होता है। बिल्कुल। लेकिन फिर ज़िंदगी किस चीज़ के लिए होती है? वो आपकी क्रिएटिविटी के लिए होती है, क्रिएटिव आर्ट्स को एंजॉय करने के लिए होती है। वो डायरेक्टली आपके सर्वाइवल से नहीं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ से वो जुड़ा हुआ होता है। उसके बगैर हम में और जानवर में, मैं तो खैर जानवर को कोई डिरोगेटरी टर्म नहीं लेती हूँ, लेकिन यह कि इंसान में एक शऊर है या एक एडिशनल क्रिएटिविटी है, तो फिर उसका यही मज़ा है ना। हाँ। अच्छा, आर्ट के बारे में ना एक ख़ास तबका है जो आर्ट से जिनको इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोग जो है उनको नहीं पता आर्ट क्या है। तो इस तरह का जो माइंड सेट है उसको कैसे तब्दील करना चाहिए, कैसे? मैं तो इसकी आगाही यूँ देती हूँ कि आर्ट तो हम सबकी ज़िंदगी में ढेरों है, बहुत है। वो बाज़ौक़ात लोग वो गैलरी में लगे आर्ट को और पेंटिंग्स को ऐसे समझते हैं कि शुरुफा का या कोई एक अपर क्लास का। ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्योंकि जब आप कपड़े चूज़ करते हो तो आप उसके पैटर्न्स देखते हो, आप चूड़ियाँ पहनते हो, आप जूते कढ़ाई वाले लेते हो, आप बाल बनाते हो, जैसे अपने आप को रखते हो, जैसे आपकी ज़ुबान है। मैं तो कल्चर की क्रिएटिविटी है ना। आज आप कोई और खाना बच्चों के लिए बना रहे हो, कल कोई और आप बनाते हो, ये सब क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। फिर हमारा सूफिया का कलाम जो है, मैं किसी ड्राइवर के साथ बैठी हूँ या किसी ख्वांचे वाले के साथ बैठी हूँ या किसी अमीर आदमी के साथ बैठी हूँ, मेरा ख्याल है कोई नहीं है जिसको बाबा बुल्ले शाह का कुछ या वारिस शाह की हीर नहीं आती हो। सो ये हम कई दफ़ा अवेयर नहीं होते कि हमारे इर्द गिर्द सारा वो भरा होता है। हमारा फोक कल्चर, अब यहाँ पे चीज़ें आप देखो, लकड़ी की काविंग है, वो कौन लोग कर रहे हैं? अपने घरों को भी सजाते हैं, वो भी एक आर्ट ही है। हमारी ज़बान है, हमारे शार हैं, हमारी लोरियाँ, हमारे शादी के गीत हैं, ऐसे ही है। वहाँ से हम लेते हैं फोक आर्ट्स, हर तरह के, वो दूसरे आर्ट्स भी आ जाते हैं बीच में। तो लोग इसको क्यों इतना, मतलब बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। वो कहते हैं कि जी नहीं, जहाँ पे म्यूज़िक एक आर्ट है, म्यूज़िक की बात हो तो वो फिर कहते हैं कि जी नहीं, सुन लेते हैं, लेकिन वो उसको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, वो उसको करना नहीं चाहते। तो इस तरह का जो माइंड सेट है, इस तरह के लोगों को कैसे चेंज किया जा सकता है? वो मेरे ख्याल है एक नैरेटिव ना, एक कंजर्वेटिव लॉबी ने एक नैरेटिव शुरू कर दिया कि मौसीकी ऐसी या गाना ऐसा, तो कुछ लोग जो हैं वो उसको सुन के उसको परखते नहीं हैं, ऐसे ही ले लेते हैं। हालांकि बात जो है ना वो ये है कि ज़बान है,
अब ज़बान है, उसमें अल्फाज हैं, उससे आप अच्छी बात भी कर सकते हो, उससे बुरी बात भी कर सकते हो। आँखें हैं, आँखें अच्छा भी देखती हैं, बुरा भी देखती हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो अच्छाई बुराई है ना, वो मीडियम में नहीं होती, वो तो उसके कंटेंट में होती है। अब आप खुदा की जो है प्रेज़, उसकी जो आप हमद करते हैं, नात है, तो उसमें भी आपके सुर हैं, उसमें आपके अल्फाज हैं, ठीक है। गाली देते हैं तो उसमें भी आपके अल्फाज हैं, कोई सुर भी होगा उसमें शायद। देने वाले ज़्यादा बेहतर मैं समझती हूँ गीत मौसीकी जो है ना, वो सेक्रेट से सेक्रेट भी हो सकती है, हाँ। और भोंडी से भोंडी भी हो सकती है। सो इसलिए उसको नहीं स्टैम्प करना चाहिए कि वो बुरी है। अच्छा, स्कूल कॉलेजेस वगैरह में ज़्यादातर आर्ट के मुतालिक नहीं बताया जाता बच्चों को, उसके मुतालिक क्या होना चाहिए? किस तरह से बच्चों को अवेयर करेंगे आर्ट क्या है? उनको पता होगा, उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो वो आगे आएंगे आर्ट। ऐसे है ना कि एक इंसान के अंदर इतनी कैपेसिटी अल्लाह ताला ने डाली है फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन, तो उसको आप डिब्बे में बंद करके पालेंगे तो फिर अच्छी बात तो नहीं है। हाँ। मैं तो बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि ड्राइंग क्लासेस दोबारा से रिवाइव हों, म्यूज़िक क्लासेस जो हैं स्कूल्स हाँ। में आएँ। अब आप देखिए जिस तरह ये कोरोना डेज़ है, मैं इनकी मिसाल दूँ तो अभी भी बहुत से लोगों ने कल्चरल एक्टिविटी बंद की, लेकिन फिर जिस तरह PNCA ने शुरू किया, और भी लोगों ने, लिटिल आर्ट वाले हैं उन्होंने किया, फिर फैज़गढ़ ने किया, अभी अजोका वालों ने किया, इतना अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन थिएटर फेस्टिवल्स हो रहे हैं, हमने ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स किए, हर रोज़ एक किया, और हमने इस तरह चाहा कि आर्टिस्टों की हेल्प भी हो जाए। हाँ। तो आम लोगों को ये देखना चाहिए कि कोई भी वक्त हो, कड़ा वक्त हो, अच्छा वक्त हो, ये तो हमारे सांस की तरह चलती है। अभी जैसे लॉकडाउन है, घर पे बैठ के पेंट कर सकते हो, आप ड्राइंग कर सकते हो, जिनको नहीं आता आजकल तो आप इंटरनेट से भी सीख लेते हो, हल्का हल्का सा सीख के। तो मैं तो कह रही हूँ इंटरनेट जिंदाबाद, आजकल बड़ा सहारा दिया इस वजह से कि मैं यंग लोगों में ना, बाज़ औक़ात हम किसी कंपोज़र का नाम लें, किसी सिंगर का नाम लें, उनको इतना नहीं पता होता। तो आजकल तो मैं कह रही हूँ कैचअप करो अपने कल्चर पे, दूसरों का भी सीख लो, लेकिन अपने कल्चर के क्राफ्ट्स हमारे कैसे बनते हैं, क्या होता है, वो आजकल यंग लोग अगर वो देखते रहें, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस पड़ी हैं। फिर हम भी अभी हमने शॉर्ट फिल्म का एक कॉन्टेस्ट कराया, तो उसमें इतनी एंट्रीज़ आई, 150 से ऊपर बहुत ही क्रिएटिव एंट्रीज़ आई हैं, उसमें हमने नाम दिए हैं। हाँ। अभी हम कैलीग्राफी सिखाने वाले हैं, हमारी जो PNCA का पेज है ना, अच्छा। उस पर 5-5 मिनट के लेसन्स आएंगे। अच्छा। तो वो हम कैलीग्राफी सिखाएंगे, इसी तरह तो और चीज़ें आम लोगों तक पहुँच सकता है, फेसबुक पे जो भी आ जाए, आसान होगा उसको सीखना किसी भी इंसान के लिए जो उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है। बिल्कुल, जैसे तख्ती नहीं लिखते थे पुराने ज़माने में, वो कलम के साथ ना, तो वो घर पे भी बन सकती है। अच्छा। और आप उसको ज़रा फॉलो कर सकते हैं बड़ी बाकायदगी से। अच्छा। मगर हमारे फेसबुक पेज पे हम बहुत चीज़ें दे रहे हैं, PNCA ऑफिशियल फेसबुक पेज है, बहुत चीज़ें दे रहे हैं, मुकाबले भी करा रहे हैं, कॉन्सर्ट्स भी हो रहे थे। तो अभी हमने सोचा रमज़ान में अगर कैलीग्राफी सिखाई जाए तो अच्छा बिल्कुल। हाँ। अच्छा, कुछ साल पीछे चले जाएं और अब देखें तो आपको क्या लगता है कि उस वक्त ज़्यादा आर्ट की तरफ लोग थे या अब ज़्यादा हैं? अरे ये तो मेरी जनरेशन से पूछोगे तो आपको पता क्या जवाब मिलेगा। क्या जवाब मिलेगा आप बताएं। मैं ये समझती हूँ कि उसका रंग बदला है ज़रूर। अच्छा। क्रिएटिविटी में तो बहुत ही ज़्यादा पुरुमीद हूँ यंगर जनरेशन से। आजकल के लोगों की क्रिएटिविटी ज़रा और रंग में आती है। हम लोग जो थे थोड़ी रिसोर्सेज में काम करते थे, रिस्ट्रिक्शंस में काम करते थे। हाँ। आजकल जो है दुनिया आपके फिंगर टिप्स पे है। बिल्कुल ठीक है ना। आजकल कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं, जैसे फिल्में लोग बनाते थे तो पहले कितने कितने मुश्किल स्टंट्स करते थे। हाँ। आजकल वो कंप्यूटर ग्राफिक्स से बात हो जाती है, लेकिन ज़ाहिर है वो अपने फील्ड में बहुत मेहनत करते हैं। तो मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे एक लिहाज से हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। अच्छा। क्योंकि वो बचपन से फ़ोन जिस तरह से वो इस्तेमाल, आप देखो ना सारे माँ बाप कह रहे होते हैं बेटा मैं यहाँ फंस गया हूँ, ज़रा मुझे निकाल देना। आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा अभी जब आप घर पे बैठ के काम करने लगे। मेरे जो अकाउंट्स वगैरह हैं, मेरे जो घर के छोटे बच्चे वही बनाते हैं। तो वो ये है कि वो पले बड़े उस चीज़ में हैं। हम जिस चीज़ में पले बड़े थे तो शायरी थी, म्यूज़िक था, और तरह की चीज़ें थी। तो आजकल के बच्चे हमसे आगे जाएंगे। कहीं कहीं मुझे शिकायत ज़रूर होती है जहाँ वो अपना पास्ट नहीं जानते। अच्छा। और मैं चाहती हूँ कि जिस ज़मीन पे खड़े हो ना उस पे बहुत मजबूती से खड़ा होना चाहिए, फिर आपका जहन जो है ख्वाब देखे तो अच्छा होता है, ताकि आपको अपनी हेरिटेज से फेमिलियरिटी हो, वहाँ से आप क्रिएटिविटी निकालो। सो दोनों पैगाम हैं। एक तो है कि आजकल के बच्चे पिछला जाने भी, बिल्कुल ऐसे है ना, तभी वो आगे बढ़ने में उनको बहुत मदद मिलेगी, हमसे बहुत आगे जाएं। हाँ। बड़ी दुआएं हैं उनके लिए। अच्छा, आप किस तरह से आर्ट की तरफ आई? शुरू से इंटरेस्ट था? पता नहीं, मेरी मिट्टी में कुछ गुंदा हुआ था ज़्यादा। दूसरा यह है कि जो लोग सोचते हैं, जो ख्वाब देखते हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, मेरे ख्याल है वो आई जाते हैं क्रिएटिविटी साइड पे। मैं बहुत सी दफ़ा कहती हूँ कि कोई और मेरा जन्म हो तो मैं एज अ म्यूज़िक कंपोज़र आऊँगी। अच्छा, वहाँ पे भी आर्ट की तरफ ही जाएंगी।
मगर जाहिर है कि ये पढ़ाई 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 में जिस तरह बचपन में लगाया, तो अब ये कि आर्ट को स्टडी ज़्यादा करते हैं या आर्ट को मैनेज ज़्यादा करते हैं, लेकिन जिस तरह ख़ुद मैं पेंट नहीं करती या मैं गाती नहीं हूँ, लेकिन म्यूज़िक के बगैर मैं ज़िंदगी को इमेजिन नहीं कर सकती। सो हम उन लोगों में से हैं जो फ़रोग देते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटी को फ़रोग देते हैं, जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो हर तरह के लोग ज़रूरी होते हैं ना, जो क्रिएशन करते हैं वो भी, जो फ़रोग देने वाले नहीं होंगे तो जो क्रिएशन कर रहे हैं वो आगे नहीं आ सकेंगे, इसलिए दोनों बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल, और ऑडियंस भी, चाहे वो ड्रामा हो चाहे म्यूज़िक हो, मैं कहती हूँ जितना बजाने वाला गाने वाला इम्पोर्टेंट है उतना सुनने वाला भी इम्पोर्टेंट है। किस तरह से इधर आई आप और किस तरह से शौक़ पैदा हुआ? छोटे होते वक्त क्या ड्राइंग्स वगैरह करती थी, क्या करती थी? मैं, मेरे ख्याल है फोकलोरिस्ट ज़्यादा थी बचपन में। अच्छा। तो मैं बचपन में ड्रेस शोज़ किया करती, सारे मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके फ़ैशन शोज़ करती थी, पर्दा वर्दा वो रस्सी डाल के पर्दा डाल के, और वहाँ ड्रामे हम करते थे। और मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ था, मुझे डांस का बहुत शौक़ था, और मुझे जो फ़ोक ड्रेसेस हैं, फ़ोक चीज़ें हैं, मुझे याद है मैं स्कूल में थी, 5वीं जमात में होंगी शायद, मैंने घर में एक पूरी अलमारी खाली करके उसका म्यूज़ियम बनाया हुआ था। तो इस तरह के शौक़ बचपन से थे। और फ़ोक सिंगर्स और फ़ोक डांसिंग, और ये तो मेरे ख्याल है कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में, जब मेरे साथ की लड़कियों को कोई क्लू नहीं था कि दूसरी ज़ुबानें कौन सी होती हैं, तो मैं उसके गीत सुना करती थी, उनके डांसेस देखा करती थी। तो ये एक बचपन से जुनून था। तो फैमिली ने नहीं कुछ कहा कि उनकी कुछ और ख्वाहिश हो, आपको डॉक्टर, इंजीनियर इस टाइप के किसी फील्ड में लेके जाना चाहते हो? बिल्कुल, फुल प्रेशर। किस तरह से आगे आई फिर? मेडिकल डॉक्टर, अल्लाह अल्लाह, इतना मेरे पे प्रेशर था कि भाई एक बच्चा घर का मेडिकल डॉक्टर बनेगा। अच्छा। तो वो तो मुझे चिढ़ हो गई थी, मैंने कहा था नहीं बनूंगी। तो अब PhD डॉक्टर हो गई हूँ, लेकिन मेडिकल डॉक्टर। चले डॉक्टर तो हो गई, उनकी विश भी पूरी हो गई है। और दूसरा ना, शुरू से हमेशा हमारे घर में ये झगड़ा, नेगेटिवली तो नहीं, लेकिन एक ये मुहिम्मा बना ही रहता था कि इस बेटी को उल्टे उल्टे शौक होते हैं। तो मुझे सितार सीखने का शौक़ था, मुझे टीवी के ऊपर जाने का, नया नया शुरू हुआ था। मैं उस वक्त थी, आई थिंक सेकेंड ईयर में थी, तो नया नया पेशावर टीवी शुरू हुआ था। तो बस मुझे जाना ही जाना था, तो मैं अनाउंसर के तौर पे, उस वक्त ब्लैक एंड वाइट का दौर था, इजाज़तें लेना एक अजाब था। मगर ये कि वो इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, ज़रा टेढ़ी किस्म के, वो फिर माँ बाप को भी थोड़ा तंग, थोड़ी माँ बाप स्पेस देते हैं, थोड़ी हम लोग स्पेस देते हैं। तो फैमिली जो है वो कंजर्वेटिव थी या नहीं? जिस तरह मिडिल क्लास नौकरी पेशा लोग होते हैं, माय फादर वाज इन PIA। अच्छा। तो उस तरह की थी जिनके लिए सच बोलना और हार्ड वर्क और एजुकेशन, ये बड़ी हाई वैल्यूज़ थी। तो मैं ऊट पटांग चीज़ें ले आती थी जी, आज कॉलेज में डांस है तो मुझे वो करना है, को फोक डांसेस वगैरह, फिर एक मसला बन जाता था, फिर इजाज़तें लो, फिर ये करो। तो इसके लिए हर दफ़ा ही एक नया मसला खड़ा हो जाता, हर दफ़ा मैं अगला स्टेप लेती थी ना। फिर वो और शोर होता था। तो इसके लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा अभी तक के लिए? जाहिर है आप नहीं चाहते थे फैमिली वाले। एक दफ़ा आप बड़े हो जाओ तो फिर पेरेंट्स बहुत रिलेंट करते हैं। वो जो बचपन का टाइम होता है ना, जब आप स्टूडेंट होते हो, उस वक्त सख्तियाँ आती हैं ज़रा। मगर मेरे माँ बाप जो हैं वो लॉजिक में, आर्ग्यूमेंट में बिलीव करते। फिर मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा। तो उनका वहाँ जो मर्ज़ी करना, वहाँ फिर मैंने कहा लो जी छुट्टी मिल गई है। तो मैं बड़े बड़े म्यूज़िक शोज़ करती थी एज अ स्टूडेंट। मैं पाकिस्तान स्टूडेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी वहाँ। तो फिर वो लोग अभी तक याद करते हैं वो दौर जो मेरा था वहाँ पर, क्योंकि ह्यूज मैं स्टेज परफॉर्मेंसेस करती थी म्यूज़िक की। वहाँ पर मेरे पेरेंट्स नहीं कुछ कहते थे। वो कहते थे बेटा यहाँ अगर हम रोकते हैं तो इसलिए नहीं क्योंकि मौसीकी बुरी चीज़ है, इसलिए क्योंकि माहौल ऐसा था, पेशावर में हम रहते थे। तो बहरहाल बड़े होके बहुत आपको स्पेस मिलती है। फिर वापस मैं PhD करके आई तो लोक वर्षा में मैंने जॉब किया। तो वो तो फिर मैं बस फिर तो मेरे पूरे पर निकल आए ना। अच्छा, आपने वुमेन राइट्स के हवाले से भी बहुत बात की है। उस तरफ किस तरह से आई? कुछ जाहिर है इंसान कुछ चीज़ें देखता है सोसाइटी में, उसका रुझान फिर दूसरी तरफ जाता है। तो आपका किस तरह से इस तरफ? वो तो मेरे लिए बहुत पर्सनल था। वो मेरे लिए पेशा कभी नहीं था, आज तक नहीं है वो पेशा। क्योंकि हमेशा ही मैंने वॉलंटियर रज़ाकाराना तौर पे काम किया। वो तो मेरी ज़िंदगी थी। देखो ना, जिस तरह हम इजाज़तें लेते हैं, जिस तरह हम कहते हैं जी हमें बाज़ार जाने दो, हमें यहाँ जाने दो, तो वो जो मेरे रास्ते आया ना, वो खुद ही मेरी स्ट्रगल बनती गई। आपको भी इजाज़त लेना पड़ती थी हर एक चीज़ के लिए।
वहाँ से पेशावर में देखो ना, मुझे सर से पाँव तक चादर मैंडेटरी थी। मैं यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती थी जब तक ओवरऑल और कस के दुपट्टा या पूरी चादर ना हो। तो हम इसी तरह यूँ लपेटते थे चादर, यूँ करके बांधते थे, तो वैगनों में बैठ के अपनी यूनिवर्सिटी जाते थे। तो वो जो होते हैं ना रुकावटें, वो इंसान को खुद एक एक्टिविस्ट बना देती हैं। ऐसे ही है। और फिर हर वक्त मेरा आर्ग्यूमेंट होता था, बाहर पढ़ने जाना है जी, ज़रूर जाना है, माँ बाप कह रहे हैं नहीं अकेले जाना, मैं कह रही हूँ जी जाना ही है। वो ये कि मेरे पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग थे, मगर उस तरह नहीं था कि मुझे बड़ी आसानी से प्लेट में रख के मिल गया। तो फिर किस तरह से किया, इसमें क्या स्ट्रगल थी आपकी, ये ज़रा शेयर करें। देखो ना, जिस तरह हरासमेंट के ऊपर मेरी सारी स्ट्रगल थी, तो हमने बचपन से देखा नहीं है। हम मार्केट जाते थे, इतने धब्बे लगते थे हमें। पूरे आप कवर होके जाते हैं चादर में, फिर भी गाड़ी रुकती है बार बार आपके साथ। ये लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। आप एक इंटरव्यू देख रही थी, आप कह रही थी कि मैं बाज़ दफ़ा पेन्स लगा के था। वो मेरी बात कई दफ़ा यंग लड़कियाँ, मैं सेफ्टी पिन ऐसे खोल के हाथ में पकड़ती है। तो ये चीज़ें होती हैं ना, जब आपको एक्सपीरियंस होता है और आपके माँ बाप कहते नहीं और ही अपने आप को ढको, या इर्द गिर्द के लोग भी कहते हैं कि और ही ढको, तो फिर आपको एक वक्त में समझ आती है कि मेरे ढकते ढकते जाने से ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है, बढ़ती जाती है बल्कि इससे कोई फ़र्क। हाँ, तो फिर आपको समझ में आता है कि समाजी मसला है और ये माइंडसेट का मसला है, इसको चेंज करना। तो मेरा एक्टिविज़म तो सारा वहाँ से आता है कि जो आपकी ज़िंदगी के आगे रास्ते में पत्थर आते हैं, उनको समेटते समेटते आप फिर बाकी सबके साथ भी मिल जाते हो। वायलेंस भी है तो मैंने बड़ा करीब से देखा अपनी ज़िंदगी में, आजू बाजू मेरे दोस्तों के साथ, मेरे प्यारों के साथ, तो मेरा उसके ऊपर स्ट्रगल है। फिर मैंने शुरू में जब ये क्राइसिस सेंटर शुरू किया बेदारी 92 में इस्लामाबाद में, तो इतनी ख़वातीन आती थीं और रेप केसेस इतने आते थे कि फिर वो आप खुद ब खुद उस रास्तों पे चल पड़ते हो ना, वो दर्द है लोगों को देख के, उनका दर्द। और फिर हमारे अपनी ख़वातीन का, बच्चों का, बच्चियों का दर्द कैसे हमसे अलग तो नहीं है ना। तो इतनी सारी स्ट्रगल की है आपने, ज़ाहिर सी बात है हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है ख़वातीन की, तो उसमें आपको क्या लगता है कि कुछ चेंजिंग आई हैं अभी? नहीं, आई तो है, चेंजिंग तो आई है। और मैं समझती हूँ जो हमारे जिनसी हरासियत के लॉज थे, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, मगर थोड़ा हम आगे पीछे भी होते रहते हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे चले जाते हैं। आजकल बच्चियाँ जिस तरह से अपने आप को बहुत ज़्यादा कवर करती हैं और सोचती हैं शायद ये हमारी शील्ड होगी, तो हमारे जैसे लोग जो उस पूरे प्रोसेस से गुजर चुके हैं ना, वो सिर्फ मुस्कुराते हैं कि चलो आहिस्ता आहिस्ता आपको भी समझ आएगी कि प्रॉब्लम जो है वो हम में नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो कोई गंदी सोच में है। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि हमारी बच्चियाँ भी, हमारे लड़के भी, मैंने तो मेंस राइट्स पे भी काम किया, वो ज़िंदगी की क्वालिटी को एंजॉय करें, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स को एंजॉय करें। मैं तो यहाँ तक भी कहती हूँ कि मियाँ बीवी अपने रिलेशनशिप्स को एंजॉय करेंगे ना। हमारे यहाँ बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होता है वो, तो मैं कहती हूँ ये दो जेंडर्स आपस में लड़ने के लिए नहीं है, ऐसे ही है। ये दो जेंडर्स जो हैं आपस में एक बहुत ही हार्मोनियस रिलेशनशिप्स के बारे में हैं। जिस तरह आज का मौसम इतना खूबसूरत है, आज के क्राफ्ट्स और आर्ट्स और क्रिएटिविटी खूबसूरत है, वो इंजॉय करें बिल्कुल। बजाय अपनी ज़िंदगियों में और अपने प्यारों की ज़िंदगियों में खुद ही कड़वाहट डालें, तो उसमें खूबसूरतियाँ डालें। आपने विमेंस राइट पे तो बात की, आपने बताया कि आपने मेंस राइट पे भी बात की, वो किस तरह से, क्या बात की आपने मेंस के? क्या देखिए, मुझे याद है पहला सेमिनार जो मैंने कराया था वो 1992 या 93 था। इस्लामाबाद में मेंस राइट्स के ऊपर। उस वक्त तक कोई बात नहीं करता था। तो एक तो मैं इंस्पायर्ड थी मेरा जो भाई है वो साइकोलॉजिस्ट है, और बेदारी जो हमने शुरू की ना, वहाँ पर हमने औरतों के सपोर्ट ग्रुप्स शुरू किए, तो हमने मेन सपोर्ट ग्रुप्स भी शुरू किए। तो मेरा भाई उनको फैसिलिटेट किया करता था। तो वहाँ कई ऐसे लोग आते थे जो खुद भी वायलेंट होते थे कभी, और कभी मार खाए हुए भी होते थे, इन अ सेंस कि वो अब्यूज़्ड भी होते थे या वैसे ही मैनिपुलेटेड होते थे। तो मेरी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इसलिए है कि मैं बेदारी में और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनमें मर्दों के साथ साथ काम किया। ये जो आशा थी जिसके उससे आप समझो कि जिनसी हरासियत के लोग, इसमें भी मर्द हमारे साथ थे। तो बात ये होती है कि आप वायलेंस के ख़िलाफ़ खड़े होते हो, आप मर्दों के ख़िलाफ़ नहीं खड़े होते हो। वायलेंस में अगर औरत बिलीव करती है तो मैं उस सोच के भी ख़िलाफ़ हूँ, और अगर मर्द बिलीव करता है तो उस सोच के ख़िलाफ़ हूँ। अगर रेप के ऊपर जिस तरह औरत स्ट्रगल कर रही है तो मैं उसके हक़ में हूँ, अगर मर्द स्ट्रगल कर रहा है, वो कह रहा है ये नहीं होना चाहिए, तो मैं उसके हक़ में हूँ। तो चीज़ जो है ना, वो फंडामेंटलिज्म है या कंजर्वेटिज्म है या वायलेंस है, ये एट्रीब्यूट्स हैं जो गलत हैं।
क्योंकि मर्द की सोच भी गलत हो सकती है औरत की। जो एथिक्स है ना आपके, सच बोलना, झूठ बोलना, जुल्म करना, ना करना, ये जेंडर डिपेंडेंट नहीं है। ये नहीं, ये अल्लाह मियाँ ने नहीं कहा कि जो मर्द है वो जालिम होगा और औरत है मसलूम। ये एट्रीब्यूट्स जो हैं ये जेंडर के डिपेंडेंट नहीं है। ये एक औरत में भी हो सकता है, मर्द में भी हो सकता है। गो कि हमारे यहाँ औरत के साथ जुल्म ज़्यादा होता है, वो क्योंकि सिस्टम पेट्रियार्कल का पिदरशाही निज़ाम था। लेकिन मर्द भी खड़ा होता है और मर्द के ऊपर भी जुल्म होता है। ऐसे ही है, वो दिखता नहीं है। और मुझे जो हमदर्दी होती है मर्द से वो ये होती है कि मर्द बोलता नहीं है। यानी अगर उसके ऊपर जुल्म होना, वो एंग्री तो हो जाता है, ठीक है, गुस्सा खा जाता है, वायलेंट भी हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर जुल्म हो तो वो बोल नहीं पाता है। तो इस वजह से मैं अक्सर खड़ी हो जाती हूँ मर्दों के साथ भी। अच्छा, ये तो काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, इस पे मेरे अपने जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन चूँकि टाइम कम है तो मैं आपसे कुछ पर्सनल आपकी फैमिली के हवाले से बात करना चाहती हूँ। फैमिली में कौन कौन है? मैं और मेरे हस्बैंड। अच्छा। तो हमारे बच्चे नहीं हैं। अच्छा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ हमारा हनीमून चलता ही रहता है। अच्छा, किस तरह से? भाई बच्चे नहीं हो तो फिर मियाँ बीवी रहते हैं ना। अच्छा। और मेरे पेरेंट्स यहाँ मेरे करीबी रहते हैं। अच्छा। और मेरे बहन भाई जो हैं उनके बच्चों को मैं बहुत ज़्यादा क्लोज टू मी, लेकिन ज़्यादातर मेरे पेरेंट्स हैं जो मेरे पास रहते हैं, जो मैं समझती हूँ मेरी ताकत है उसका राज। या कई दफ़ा लोग कहते हैं कि आप बड़े बड़े स्टैंड ले लेती हैं। मैं समझती हूँ मेरे पेरेंट्स और उनकी दुआएं जो है ना वो मेरा सबसे बड़ा ख़जाना है। हाँ, वो तो बिल्कुल होता है। हस्बैंड कितने सपोर्टिव हैं? बहुत सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव। आप हर जगह पे। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बिल्कुल मुझे समझते हैं कि मैं किस मट्टी की बनी हुई हूँ। अभी भी ये कोरोना के दिन है ना, और वैसे तो लॉकडाउन और कह लो कि घरों से काम हम कर रहे हैं। संडे के दिन भी रात के 11 बजे तक मैं फ़ोन पे हूँ और काम काम काम। वो मुस्कुरा के, उसको पता है कि भाई यही पैकेज है जिससे मैंने शादी की है। सो उसको एतराज़ नहीं होता। इज़ वेरी, कह लो बड़े दिल का है। अच्छा। हाँ। खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे पाकिस्तानी खाना बेतहाशा पसंद है, और इसको आप ज़रा बेशक शोवनिस्ट ही कह लो थोड़ा। अच्छा। गरम गरम रोटी, वो जिस तरह कई दफ़ा मजाक करता है ना, जो मर्दों के शौक़ होते हैं, भाई गरम गरम रोटी हो। तो मेरा मियाँ कहीं रेस्टोरेंट पे जाए ना, अगर मुल्क से बाहर हों, और वो मुझे कुछ साउथ इंडियन टाइप, साउथ एशियन टाइप रेस्टोरेंट में ले जाए, तो जैसे ही रोटी आती है तो पीछे होकर बैठ जाए, तब इसका झगड़ा शुरू हो जाना वेटर के साथ कि ये गरम नहीं थी। अच्छा, आई लाइक दैट अ लॉट। देसी हैं खाने के मामले में? बहुत देसी हूँ। घर का खाना अच्छा लगता है? बाहर घर का खाना नहीं, घर का बहुत अच्छा लगता है। मैं ना अपने कल्चर के बारे में बहुत ही, जिसको कहता है ना, होपलेसली डिवोटेड। मैं बहुत ही आशिक हूँ अपने कपड़ों की, अपने खानों की। कई दफ़ा ऐसे लगता है कि ज़्यादती भी है, बाहर के मुल्कों को भी जानना चाहिए, लेकिन बस मुझे अपनी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। कुकिंग करना अच्छा लगता है? ना, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। चाय भी नहीं? चाय मैं ना पीती हूँ, शुक्र है खुदा का, मेरा मियाँ भी नहीं पीता। कॉफ़ी भी नहीं पीती? कॉफ़ी भी नहीं पीती। अच्छा, ये तो फिर ठीक है। देखो, मैं दूध लस्सी टाइप बनना हूँ, मलंग टाइप बनना हूँ। अच्छा, तो बाहर घूमना फिरना अच्छा लगता है? बहुत ज़्यादा। कौन सी जगह अच्छी लगती है जहाँ पे बार बार जाना चाहती हैं? हम लोग, मैं और मेरे मियाँ दोनों ही बहुत खाना बदोश हैं, और हम बहुत घूमते हैं, मुल्कों घूमते हैं। शादी से पहले भी, मैंने तो स्टूडेंट लाइफ से ही मेरे पाँव में बहुत चक्कर है। अच्छा। बहुत मुल्क में घूमती थी अकेले, और मियाँ के साथ भी बहुत घूमती हूँ। मूवीज़ वगैरह देखने का शौक़ है? बहुत ज़्यादा। कौन सी मूवीज़ अच्छी लगती हैं? मुझे सारी अच्छी लगती हैं वैसे। पाकिस्तानी मूवीज़ का और वो जो 60s 70s मूवीज़, उनका तो इश्क है। बाकी ज़ाहिर है मेरा मियाँ जो है वो अंग्रेज़ी मूवीज़ देखता है, तो मैं उसके साथ वो भी देखती हूँ बहुत शौक़ से। सारी ईरानी, टर्किश, बहुत। हाँ, तो ये कल्चर और आर्ट से रिलेटेड मूवीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है? वो ये ज़्यादा देखती हैं? डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह बनी हुई होती हैं उसमें? वो भी देखती हूँ, बहुत देखती हूँ। और मूवीज़ भी तो एक तरह का कल्चर से रिलेटेड है। अब आप देखना, PNCA में इंशाल्लाह फ़िल्म को बहुत अच्छा मकाम दिलाऊंगी, जितना मेरा बस चलेगा। हाँ। हमारे जो मिनिस्टर हैं वो भी बहुत सपोर्टिव हैं, शफकत महमूद साहब, और जो हमारी मिनिस्ट्री है वो भी अब फिल्म के मामले में। तो आप देखना फिल्म को हम कहाँ लेकर जाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, जाते जाते कोई अच्छा सा मैसेज दे दे नाज़रीन के लिए किसी भी हवाले से। मैं ये कहूँगी कि जो कोरोना का सिचुएशन है ना, कोरोना से, और हमें नहीं मालूम कि वो कितनी लंबी चलेगी और किस तरह के आगे हालात होंगे, लेकिन मैं समझती हूँ हमारी कौम को जो रेजिलिएंट चीज़ बनाती है वो होप है। तो क्रिएटिविटी और आर्ट से रिलेटेड एक्टिविटी को छोड़ना नहीं है। शुरू के दिनों में मैंने कुछ चीज़ें की तो लोगों ने कहा जी इतना परेशानी का टाइम है और आप लोगों को ये सूझ रहा है, तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा नहीं, सूझ नहीं रहा है, हमें क्या ज़रूरत है कि हम होपलेस जाएँ,
हमें अपनी ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ, जैसे मैंने कहा ये मौसम है, ये इतना कीमती है कि इसकी कोई प्राइस नहीं है, इसको एंजॉय करना नहीं छोड़ना चाहिए। और ज़िंदगी में जो गीत हैं, जो शायरी है, जो खूबसूरतियाँ हैं, जो रिश्ते हैं, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। कल्चर है तो हमारी ज़िंदगी है, वरना ना हमारी शनाख्त है ना हमारी ज़िंदगी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बहुत मज़ा आया आज प्रोग्राम करके। मुझे आपके साथ बहुत मज़ा आया बात करके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही।